चलिए देखिए, हम लोग क्या पढ़े थे? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या पढ़े थे भाई? ध्यान देना। इसका कैपेसिटेंस हम लोग पढ़े थे कितना? C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स A बाई डी, है ना। और एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला पढ़े थे क्या? एनर्जी स्टोर्ड जो होगा U इक्वल टू, ये कितना होगा? क्यू स्क्वायर बाई 2C। यू इक्वल टू कितना पढ़े थे? हाफ CV स्क्वायर। और U इक्वल टू कितना पढ़े थे? 1/2 UV। इतना चीज पिछले दिन तक पढ़े थे, ठीक है। इसके बाद देखिए कि आज इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में दिया क्या हुआ रहता था कि दो प्लेट रहेगा, इस दोनों के प्लेट का डिस्टेंस यदि D है और इस प्लेट का एरिया यदि कितना है? A है। ध्यान दीजिएगा, अभी तक जो अपना कैपेसिटर था उसमें क्या था? दो प्लेट थी, दोनों के बीच का डिस्टेंस D और एरिया अगर A था तो उसका कैपेसिटेंस हम लोग C इक्वल टू कितना लिख देते? एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। इसके बीच में कोई ना कोई इंसुलेटिंग मीडियम होना चाहिए था। इसके बीच में कैसा मीडियम होना चाहिए? इंसुलेटिंग मीडियम होना चाहिए, जो कि अभी तक अपने में था क्या? या तो एयर था या तो क्या था? वैक्यूम था। तो भाई एयर या वैक्यूम था तो इसका परमिटिविटी हम लोग क्या रख रहे थे? एप्सिलॉन नॉट, है ना। लेकिन अब मान लीजिए कि इसमें इंसुलेटिंग मटेरियल के जगह पर हम लोग कोई दूसरा मटेरियल मीडियम रख दें, लकड़ी भर दें, कागज भर दें, पॉलीथीन भर दें, कोई भी इंसुलेटर भर दें, इसमें कपड़ा भर दें, भर सकते हैं, कुछ भी भर सकते हैं। क्यों? कि कैपेसिटर का आप डेफिनेशन ही क्या पढ़े थे कि दो प्लेट के बीच में यदि इंसुलेटिंग मीडियम के द्वारा सेपरेशन है तो यही क्या कहलाता है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहलाता है। अब देखो कि मटेरियल मीडियम के बारे में अगर तुमको कूलॉम्स लॉ याद होगा तो हम इसमें तीन चार टर्म पढ़े थे। एक पढ़े थे एप्सिलॉन नॉट, जिसको बोले थे क्या? परमिटिविटी। किस चीज का? परमिटिविटी ऑफ एयर या फिर वैक्यूम का। एयर या फिर वैक्यूम का। एक टर्म क्या पढ़े थे? एप्सिलॉन एम। इसको क्या बोले थे? परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। किसी भी गिवन मीडियम का परमिटिविटी को हम लोग क्या बोलते थे? एप्सिलॉन एम। और एक टर्म लिखते थे क्या? एप्सिलॉन आर, जिसको हम लोग क्या बोलते थे? रिलेटिव परमिटिविटी। जिसको क्या बोले थे? रिलेटिव परमिटिविटी। और इस रिलेटिव परमिटिविटी को कई जगह पर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी लिखा हुआ रहता है। इसको क्या? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी लिखा हुआ होता है। और इस एप्सिलॉन आर को कई जगह पर कैपिटल के भी लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो एप्सिलॉन आर को डिफाइन कैसे किए थे हम लोग? एप्सिलॉन आर इक्वल टू पढ़े थे कितना? एप्सिलॉन एप्सिलॉन एम बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। अब देखो कि यहाँ से अगर हम लोग एप्सिलॉन एम का वैल्यू लिखें, इसको कितना लिखेंगे? एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। और ये बात जान लो कि ये मीडियम का परमिटिविटी है और ये एयर का परमिटिविटी। तो किसी भी इंसुलेटिंग मटेरियल का जो परमिटिविटी होता है ना, वो 1 से ज्यादा होता है। जैसे आपको हम कभी पढ़ाए होंगे कि प्योर वाटर है, तो प्योर वाटर का परमिटिविटी रिलेटिव कितना होता है? 81, 1 से ज्यादा। तो जितने भी इंसुलेटिंग मटेरियल है उनका परमिटिविटी हमेशा क्या होगा? 1 से ज्यादा मिलेगा आपको, ठीक है। तो आप हमेशा ये चीज ध्यान रखिएगा कि अगर हम लोग बात करें किस चीज का? रिलेटिव परमिटिविटी का। अगर हम लोग बात करें किस चीज का? रिलेटिव परमिटिविटी का, या फिर रिलेटिव परमिटिविटी, या फिर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, या फिर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, तो इसका जो वैल्यू होता है वो हमेशा एप्सिलॉन आर ग्रेटर देन 1 होता है। किसके लिए? फॉर इंसुलेटर। कि जितने भी इंसुलेटर हैं उन इंसुलेटर के लिए जो है तो इसका वैल्यू क्या होगा? 1 से ज्यादा होगा। इस चीज को आप याद रखिए। बात समझ में आ रही है? अब देखो कि हम लोग कर क्या रहे हैं। अब कैपेसिटर के बीच में कोई मीडियम भर दे रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं? कैपेसिटर के बीच में कोई सा मीडियम भर रहे हैं। तो मान लो कि अपना ये है एक कैपेसिटर, और इस कैपेसिटर का प्लेट का जो एरिया है वो एरिया दे रखा है आपको कितना? A। इसका भी एरिया कितना? A। और इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये कितना? D। तब जो हम लोग इसका कैपेसिटेंस लिखते हैं भाई,
सी इक्वल टू कितना लिखते हैं, एप्सिलॉन नॉट ए बाई कितना, डी, यही लिखते हैं। इसके बीच में जो अभी तुम्हारा मीडियम है वो क्या है, एयर है या तो क्या है, वैक्यूम है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस सेम कैपेसिटर को उठा रहे हैं, इस सेम कैपेसिटर को उठा रहे हैं और इस कैपेसिटर पर, और इस कैपेसिटर में क्या कर रहे हैं, अब हम लोग कोई सा मीडियम भर दे रहे हैं। इस कैपेसिटर में क्या कर रहे हैं, कोई सा एक मीडियम हम क्या कर रहे हैं, इसमें भर दे रहे हैं। मान लो कि इसमें हम कोई सा इंसुलेटिंग मटेरियल भर दिए। अब कोई सा इंसुलेटिंग मटेरियल भर देंगे तो इसका कुछ ना कुछ परमिटिविटी होगा एप्सिलॉन एम, इसका कुछ ना कुछ, इस मटेरियल मीडियम का कुछ ना कुछ परमिटिविटी होगा, जिस परमिटिविटी को हम लोग क्या बोल देते हैं कि ये परमिटिविटी कितना, एप्सिलॉन एम, और इसका रिलेटिव परमिटिविटी कितना, एप्सिलॉन आर। ठीक है। अब देखो कि जब मीडियम एम है इसके बीच में भरा हुआ, तब जो इसका कैपेसिटेंस सी डैश लिखोगे तो सी डैश कितना लिखोगे, एप्सिलॉन एम। मीडियम का परमिटिविटी जब एयर रखे थे तो किसका परमिटिविटी रखे थे, एयर का। अभी अगर इसके बीच में एयर या वैक्यूम था तो एयर या वैक्यूम था तो हम लोग एयर या वैक्यूम का परमिटिविटी रखे। अब कोई दूसरा मीडियम डाल दिए तो उस मीडियम का परमिटिविटी रखेंगे, एप्सिलॉन नॉट ए बाई कितना लिखोगे, डी। और तुम अभी पीछे देखे हो कि एप्सिलॉन एम कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। हुआ क्या कि इसमें जब आप इसका वैल्यू डालिएगा तो आप यहाँ से सी डैश पाइएगा कितना, कि सी डैश जो मिल गया वो मिल गया एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट ए बाई कितना, डी। आप ध्यान से देखिए तो ये टर्म जो है सी डैश इक्वल टू ये एप्सिलॉन आर, ये जो टर्म है आपका ये टर्म है कितना, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट ए और बाई कितना, ये तो इसका पुराना वाला कैपेसिटेंस है जब ये खाली था। तो पुराना वाला कैपेसिटेंस से नया वाला कैपेसिटेंस जब बना तो उसका एप्सिलॉन नॉट आर टाइम्स कैपेसिटेंट हो गया। अब देखो कि इसके बीच में जो मटेरियल है वो कैसा है, इंसुलेटिंग मीडियम है, और उसका रिलेटिव परमिटिविटी हमेशा कितना होता है, एक से। तो जब भैया एक से ज्यादा परमिटिविटी है तो पुराने कैपेसिटेंस में एक से बड़ा किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वांटिटी बढ़ेगा कि घटेगा, एक से ज्यादा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बढ़ेगा। इसका मतलब इससे इसका कैपेसिटेंस क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो ये फायदे की चीज हो गई क्या, कि अपने को अधिक से अधिक कैपेसिटेंस चाहिए ना। स्फेरिकल कैपेसिटर था, पृथ्वी से 1500 गुना ज्यादा बड़ा कैपेसिटर लेके आ रहे थे, बहुत छोटा सा कैपेसिटेंस मिल रहा था। क्या किए, एक कॉन्सेप्ट डेवलप किए किसका, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। इसमें क्या देखे कि या तो प्लेट का एरिया बढ़ाने से कैपेसिटेंस बढ़ रहा है या तो डिस्टेंस कम करने से। तो एरिया बढ़ाने से तो फिर कैपेसिटर बड़ा हो रहा है, लेकिन डिस्टेंस कम करने से तो कैपेसिटर छोटा हो रहा है। तो एरिया को हम फिक्स कर दिए, जितना बड़ा हमको चल पाएगा हम उतना बड़ा लिए, और डिस्टेंस कम करने लगे तो हमको कैपेसिटेंस बढ़ता हुआ देखा। लेकिन डिस्टेंस कितना कम करेंगे, कम करते करते जीरो पे तो नहीं ला देंगे, कुछ ना कुछ डिस्टेंस रखेंगे, उससे कैपेसिटेंस बढ़ेगा। और मजे की बात क्या है कि अगर भाई इसके अंदर हमको इंसुलेटिंग मटेरियल भर दिए, इसके अंदर हम क्या किए, कोई सा इंसुलेटिंग मटेरियल भर दिए। ये जो मटेरियल है ये कैसा मटेरियल है, ये इंसुलेटिंग मटेरियल है। और ये इंसुलेटिंग मटेरियल क्या क्या हो सकता है, कोई भी चीज हो सकता है। इसमें तुम लकड़ी भर सकते हो, इसमें तुम पेपर भर सकते हो, इसमें तुम क्या भर सकते हो, प्लास्टिक भर सकते हो। कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल इसमें अगर भरा जा रहा है तो इसका कैपेसिटेंस उसके डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के इतना गुना क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। तो इतना ही बड़ा कैपेसिटर का कैपेसिटेंस और हम लोग क्या किए, बढ़ा लिए। कैसे, तो इसके अंदर में कोई भी डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को भर करके, है ना। तो जब भी when any dielectric when any dielectric medium when any dielectric medium of dielectric constant epsilon r is filled in कैपेसिटर, कि जब भी क्या करेंगे कि कैपेसिटर में कोई एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर देंगे जिसका कैपेसिटेंस कितना है, एप्सिलॉन आर है। तो रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट हुआ देन द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर क्या हुआ, देन द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इंक्रीज बाय
एप्सिलॉन नॉट आर टाइम्स क्या हो रहा है, उतना गुना इसका कैपेसिटेंस बढ़ जा रहा है। तो इससे क्या हुआ, इसी कैपेसिटर का और कैपेसिटेंस हम लोग बढ़ा लिए। कैसे करके बढ़ा लिए भाई, तो इसमें डाई इलेक्ट्रिक मीडियम को भर करके। अब आप देखिए कि घर पे आप अगर जाइएगा, आपके घर में कोई पुराना कंडेंसर भरा हुआ आपको मिले, पुराना कंडेंसर मिले, नया भी तोड़ दोगे तो कोई बात नहीं है, 30 35 25 रुपए का आता है कंडेंसर, उसको तोड़ देना। सस्ता आने का कारण क्या है जानते हो, उसको तोड़ के देखोगे तो अंदर पन्नी भरा हुआ मिलेगा तुमको। क्या करना है, एक डब्बा लेना है, डब्बा में 2 प्लेट लगा देना है, दोनों प्लेट के बीच में पन्नी मोड़ के भर देना है, एक डब्बा में पैक करके दोनों प्लेट से एक एक तार निकाल देना है, बन गया कंडेंसर। और वही मार्केट में 25 रुपए 30 रुपए 40 रुपए का बेच लेना है। तो इसके अंदर कोई बड़ा सा मैकेनिज्म नहीं होता। क्या होगा, 2 पतला पतला प्लेट लगा होगा बहुत क्लोज, और इस दोनों प्लेट के बीच में क्या भरा हुआ रहेगा, पन्नी भरा हुआ रहेगा। घर पे जाके तोड़ के देखना, क्यों कि खाली प्लेट था तो इसका कैपेसिटेंस कम था, लेकिन जब इसके बीच में पन्नी भर दिए ना, डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिए, तो इसका कैपेसिटेंस क्या हुआ, इसके रिलेटिव परमिटिविटी के इतना गुना क्या हुआ, इंक्रीज कर गया। बात समझ में आ रहा है। तुम्हारे मन में ऐसा भी सवाल आ रहा होगा कि सर इधर आधा तरफ कोई दूसरा मीडियम भर दें, लकड़ी भर दें, आधा तरफ पन्नी भर दें, तो क्या होगा सर। सर नीचे से आधा में पन्नी भर दें, ऊपर आधा में लकड़ी भर दें, तब क्या होगा सर। सर इसमें हम 4 तरह का मीडियम भरना चाहते हैं सर, अलग अलग, तब क्या होगा सर। तो ये भी चीज़ तुम सीखोगे कि अगर इसमें हम अलग अलग तरह का मीडियम भरते हैं तो इसके कैपेसिटेंस पे क्या असर पड़ेगा, ये भी आपको सीखना है। लेकिन उसके लिए आपको पहले सीखना पड़ेगा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। जैसे आप 10वीं क्लास में पढ़े होइएगा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, वैसे ही आपको यहाँ पर सीखना पड़ेगा क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो शुरू करें अगला टॉपिक। तुमको ये समझ में आ गया होगा कि इसके अंदर अगर कोई हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर देंगे तो इसका कैपेसिटेंस जो पहले इतना था सी, इसका कैपेसिटेंस एप्सिलॉन आर सी टाइम्स बढ़ गया, है ना। कहोगे सर अगर कंडक्टिंग मीडियम डाल देंगे तो, कंडक्टिंग मीडियम का कैपेसिटेंस एप्सिलॉन आर 1 से कम होता है। कंडक्टिंग मीडियम का कैपेसिटेंस एप्सिलॉन आर कितना होता है, 1 से, और 1 से कम किसी नंबर से जब सी में मल्टीप्लाई करिएगा तो और क्या होगा, वो घट जाएगा। तो हमको घटाना नहीं है, हमको क्या करना है, कैपेसिटेंस बढ़ाना है। तो कैसा मीडियम भरेंगे, कंडक्टिंग इंसुलेटिंग, इंसुलेटिंग मटेरियल भरेंगे। कैसा, लकड़ी भरेंगे, कागज भरेंगे, और लकड़ी का जो वो कुन्नी होता है ना, बुरादा, वो भर देंगे, कुछ भी भर देंगे, मिट्टी भर देंगे, मिट्टी भी कभी कभी कंडक्ट करने लगता है, ठीक ना। ये सब चीज इसमें हम भर देंगे तो इससे क्या होगा, इसका कैपेसिटेंस बढ़ेगा। बात समझ में आ रहा है। तो इतना चीज में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जो हम लोग अगला टॉपिक शुरू करने वाले हैं, वो शुरू करने वाले हैं कौन सा टॉपिक भाई, तो ये है अपना क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। और इसमें जो पहला पॉइंट है वो लगाइए क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। अच्छा, आप लोगों के ग्रुप में एक नोट्स गया होगा, बहुत बड़ा नोट्स था इसीलिए मैं प्रिंट करके देना उचित नहीं समझा। तो 64 पेज में आपका चैप्टर 1 कंप्लीट है और चैप्टर 2 भी कंप्लीट है, ठीक ना। आप देखिएगा नोट्स में कि कहीं कहीं पर मैग्नेटिज्म का भी चर्चा किया हुआ है। जैसे डाइपोल में देखिएगा तो एक साइड में इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो दूसरे साइड में मैग्नेटिक डाइपोल है, तो उस पर बहुत अमल नहीं करना है हम लोगों को। मैग्नेटिक डाइपोल अगले बार हम लोग जब मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, अगला चैप्टर उसमें पढ़ेंगे, सेम टू सेम एक ही जैसी कहानी है। तो इस नोट्स को आप लोग जरूरत के अनुसार पढ़िएगा, क्योंकि नोट्स में बहुत एक एक कॉन्सेप्ट डील किया हुआ है। और आप अगर ध्यान से देखिएगा ना तो आपको एक एक कॉन्सेप्ट आपके क्लास में जो डील किया गया है वही सारी चीजें नोट्स में भी डील की गई है। बात समझ में आ रहा है। चलिए, बहुत डिटेल नोट्स है वो। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग जानते हैं क्या है। तो देखो भाई, कोई भी जो कैपेसिटर है तुम्हारे पास, कोई भी कैपेसिटर है, इसमें 2 प्लेट है, एक प्लेट को एक तार से जोड़ोगे, एक सिरा इसका ये हुआ, और दूसरे को दूसरे तार से जोड़ोगे, दूसरा टर्मिनल ये हुआ। तो किसी भी कैपेसिटर में अगर आदमी कैपेसिटर है तो इसका दोनों हाथ, दोनों टर्मिनल है, इसका तार निकला हुआ है, ठीक ना। तो अगर एक आदमी, मान लो यहाँ आदमी को लाइन से खड़ा कर दें और मेरा एक हाथ दूसरे आदमी के दूसरे हाथ में हो, उसका दूसरा हाथ दूसरे के हाथ में हो, उसका दूसरा हाथ दूसरे के हाथ में हो, तो इस तरीके से एक सीरीज बनेगा कि नहीं। और यही आदमी का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या कहलाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाएगा। तो देखिए कि अगर अपने पास 2 से अधिक कैपेसिटर हो, मान लीजिए ये एक कैपेसिटर है,
मान लीजिए कि ये एक दूसरा कैपेसिटर है और मान लीजिए कि ये एक तीसरा कैपेसिटर है। ये तीनों कैपेसिटर का देखिए कि एक टर्मिनल इसका दूसरे वाले के दूसरे टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, इसका दूसरा टर्मिनल तीसरे वाले के पहले से जुड़ा हुआ है, और ये इसका क्या है, फ्री है। ठीक ना। तो जब भी हम लोग क्या करते हैं कि एक टर्मिनल को दूसरे के टर्मिनल के साथ जोड़ते चले जाते हैं सीक्वेंस में, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। ये आपको पता होगा। अब देखो कि इस सीरीज कॉम्बिनेशन में हम क्या कर रहे हैं, इस कॉम्बिनेशन को एक बैटरी के साथ जोड़ दे रहे हैं जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है भी, ये है प्लस और ये है कितना, माइनस। बात समझ में आ रहा है। तो देखो सर्किट में तुम ध्यान रखना कि ये जो हम लोग तार उपयोग कर रहे हैं ना, इस तार के बारे में ये मान के चलना है क्या कि ये तार एकदम आइडियल तार है, इसका कोई तरह का प्रतिरोध नहीं है, ये किसी तरह के एनर्जी का नुकसान नहीं करता है, तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में ट्रेवल करता है। और जितना भी सर्किट एलिमेंट तुमको दिखे, मान लो इसका कैपेसिटेंस C1, इसका कैपेसिटेंस C2 और इसका कैपेसिटेंस कितना, C3, अलग अलग सर्किट है। तो कभी भी अगर आपको तीन तरह का सर्किट एलिमेंट ही पढ़ना है, रेजिस्टर सर्किट एलिमेंट है, कैपेसिटर भी सर्किट एलिमेंट है, और मैग्नेटिज्म में एक और पढ़िएगा इंडक्टर, ये भी क्या है, सर्किट एलिमेंट है। तो करंट जो है वो आप अपने आप को रखिएगा करंट के स्थान पर, किससे जो करंट बहेगा वो आप बन जाइएगा क्या, करंट। आप बन जाइएगा पोटेंशियल, जो पोटेंशियल लेकर के आप घर से चले, तो पोटेंशियल आप अपने आप को मान लीजिएगा ऐसा ड्राइवर, जिस ड्राइवर के पास गाड़ी का ना तो पेपर है, ना तो लाइसेंस है, ना तो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। और इसको मानिएगा रोड, और इसको मानिएगा पुलिस चौकी, किसी जगह को मानिएगा अपना नानी घर, किसी जगह को मानिएगा अपना ससुराल। आप ऐसा गाड़ी लेकर के जा रहे हैं जो कहीं नहीं है, इसमें कोई पुलिस चौकी रहेगा, कोई अपना नानी घर रहेगा, कोई ससुराल रहेगा, कोई बहन का घर रहेगा, ये सारा चीज अलग अलग स्टॉपेज है आपका। अब आप अपने पॉकेट में पैसा लेकर के जब निकलिएगा इस रास्ते से, तो पुलिस चौकी पर आएंगे तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल घट जाएगा। नानी घर जाएंगे तो हो सकता है बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। ससुराल जाएंगे पक्का है कि बढ़ेगा। तो सर्किट एलिमेंट को वही सब चीज मानना है क्या भाई, कि या तो यहाँ पोटेंशियल बदलना ही बदलना है, या तो घटेगा या तो बढ़ेगा, लेकिन पोटेंशियल बदलेगा जरूर। भाई यहाँ से आए भी लेकर के यहाँ पर पुलिस चौकी पर पहुंचे, पोटेंशियल कुछ ना कुछ कम जाएगा, यहाँ दूसरा तरह का पोटेंशियल मिलेगा, यहाँ दूसरा तरह का पोटेंशियल मिलेगा। अब देखो कि इस तीनों ही पोटेंशियल में अंतर है। तो आपको यही चीज याद रखना है क्या कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, उस सीरीज कॉम्बिनेशन में रास्ते का ऑप्शन नहीं है आपके पास, इसी रास्ते से जाना है, और जाना है मतलब आपका पोटेंशियल बदलेगा ही बदलेगा। तो भाई इस कॉम्बिनेशन में हर पॉइंट के बीच का पोटेंशियल, ये मान लो A है, B है, ये C है और ये D है, तो दो अलग अलग पॉइंट के बीच का पोटेंशियल अलग अलग होगा। इसका मान लो V1, इसका मान लो V2 और इसका मान लो कितना, V3। इतना बात तो समझ में आ रहा है। कैपेसिटर पर चार्ज रहे या ना रहे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन जरा सा देखिए तो अगर मान ले हम कि इस पर प्लस Q चार्ज है, तो ये वाला इससे डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो नेट चार्ज 0 हो, इसका मतलब इस पर प्लस Q है, तो इस पर कितना होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं। ये दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है तो दोनों पे अपोजिट चार्ज रहेगा, तो नेट चार्ज कितना रहेगा। अच्छा मान लीजिए भैया कि इस पर अगर माइनस Q है, क्योंकि कैपेसिटर में इक्वल और अपोजिट चार्ज चाहिए दोनों पे, तो इस पर माइनस Q है, तो ये इसके साथ तार से जुड़ा हुआ है, इस पर कितना होगा, होगा कि नहीं। अगर इस पर हम माइनस Q मान ले तो इस पर भी कितना होगा, इतना बात याद रहेगा कि नहीं। तो मान लिए हैं हम लोग क्या, मान लिए हम लोग क्या कि लेट 3 कैपेसिटर, 3 कैपेसिटर है आपके पास, 3 कैपेसिटर है आपके पास, जिसका कैपेसिटेंस कितना है, ऑफ कैपेसिटेंस C1 C2 एंड C3 आर कनेक्टेड इन, किस में कनेक्टेड है, आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ये तीनों किस में कनेक्टेड है, सीरीज कॉम्बिनेशन में एक दूसरे से कनेक्टेड है। इतनी बातें तो समझ में आ ही रही होगी, इतनी बातें तो समझ में आ ही रही होगी कि हम 3 कैपेसिटर लिए, तीनों कैपेसिटर का कैपेसिटेंस अलग अलग है, C1 C2 C3, और तीनों को मैंने कनेक्ट किया है किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में देख ये रहे हैं
कि हर कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है और हर कैपेसिटर पर चार्ज क्या है, एक जैसा है। चार्ज ऑन कैपेसिटर यहाँ भी क्यू, यहाँ भी क्यू और यहाँ भी क्यू। तो आपको ये बात हमेशा दिमाग में रखना है, अटा करके एक ही बात इसमें याद रखना है, क्या कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन में जो होता है SERESE होगा। क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या होगा बोलो। SE, एक आदमी बोलिए ना, ये अब ठीक है ना, अब ठीक है ना। SERIES, थ्री कैपेसिटर C1 C2 कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो देखो इन सीरीज कॉम्बिनेशन जो है, आपको ये याद रखना है क्या, आपको सीरीज कॉम्बिनेशन में ये चीज याद रखना है क्या कि हर कैपेसिटर पर चार्ज सेम होता है। बात समझ में आ रहा है। तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर रिमेन्स कितना सेम। हर एक कैपेसिटर पर जो चार्ज रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। और दूसरा बात आपको याद रखना है ये कि हर कैपेसिटर का जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। क्यों कि यहाँ से मम्मी से पोटेंशियल लेके चले, पुलिस चौकी में पोटेंशियल घट गया, ससुराल गए पोटेंशियल बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, बहन के यहाँ गए पोटेंशियल घटना ही घटना है। बात समझ में आ रहा है। तो ये सारा एलिमेंट को आप स्टॉपेज मानिए और यहाँ पर आपका पोटेंशियल या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। समझ में आ रहा है बात। अब देखो कि ये याद रखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर पर चार्ज हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। और दूसरा बात आपको है ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट बात, कि द पोटेंशियल ऑफ ईच कैपेसिटर इज डिफरेंट इन किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन के सीरीज कॉम्बिनेशन में हर कैपेसिटर का पोटेंशियल क्या होगा भाई, डिफरेंट होगा। आप देखो कि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल क्या है, स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ माताराम से 100 रुपया लेकर के चले, इस पुलिस चौकी में 50 रुपया दे दिए, 30 रुपया बहन के यहाँ खर्चा कर लिए, 20 रुपया का ससुराल मिठाई लेके चले गए, घर आए तो 0 रुपया रहा। तो 50 30 20 को जोड़ देंगे तो 100 हो ना जाएगा। मतलब सबके पोटेंशियल को अगर जोड़ देंगे तो टोटल पोटेंशियल आ जाएगा कि नहीं। तो सबका पोटेंशियल भाई साहब अलग अलग है। इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, विल बी द सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल पोटेंशियल, हर एक इंडिविजुअल पोटेंशियल के बराबर में होगा कि नहीं, ईच इंडिविजुअल पोटेंशियल के बराबर में होगा। इसका मतलब ये हो रहा है क्या कि जो V इक्वल टू होगा वो V1 प्लस V2 प्लस V, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं कोई दिक्कत है। अब देखिए मान लीजिए क्या कि ये सारे कॉम्बिनेशन का, ये सारे कैपेसिटर को अगर मिला करके एक कैपेसिटर बनाया जाए तो मान लीजिए कि उसका कैपेसिटेंस कितना होगा, C हो जाएगा। इस सारे कैपेसिटर को मिला करके हम क्या किए, एक कैपेसिटर बना दिए जिसका पोटेंशियल है V, इस पे चार्ज है Q और इसका जो कैपेसिटेंस है वो है कितना, C। तो आप देखिए अगर फर्स्ट कैपेसिटर के लिए बात करिएगा, तो फर्स्ट कैपेसिटर के लिए अगर आप बात करिएगा तो C1 इक्वल टू क्या लिखिएगा, Q बाई C इक्वल टू कितना लिखते हैं, Q बाई V। तो C1 इक्वल टू कितना लिखिएगा, Q बाई, अच्छा यहाँ से देखिए तो अगर हमको V1 लिखने का मन हो तो Q बाई C1 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। तो देखो कि अगर फर्स्ट कैपेसिटर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर बात अगर करें फॉर फर्स्ट कैपेसिटर, पहले कैपेसिटर के लिए अगर बात करते हैं तो C1 इक्वल टू लिखते हैं कितना, Q बाई V1
और यहाँ से हम लोग V1 इक्वल टू कितना लिखते हैं, Q बाय C1, है ना। अगर सेकेंड कैपेसिटर के लिए आप बात करिएगा, फॉर सेकेंड कैपेसिटर, तो दूसरे कैपेसिटर के लिए अगर आप बात करिएगा तो C2 इक्वल टू कितना लिखिएगा, चार्ज Q और पोटेंशियल कितना, चार्ज तो सारे पे बराबर है। तो अगर यहाँ से भाई साहब तुम V2 लिखना चाहो तो V2 इक्वल टू कितना लिखोगे, Q बाय C2। कोई दिक्कत इसमें, नहीं कोई दिक्कत। अगर तीसरे कैपेसिटर के लिए बात करोगे, फॉर थर्ड कैपेसिटर, अगर तीसरे कैपेसिटर के लिए बात करोगे तो तीसरे कैपेसिटर के लिए क्या लिखोगे, C3 इक्वल टू Q बाय V3, और यहाँ से लिखोगे V3 इक्वल टू Q बाय कितना, C3, है ना। अब इस तीनों का जो बाप है इसके लिए देखो, C इक्वल टू कितना लिखोगे, Q बाय V। तो फॉर रिजल्टिंग कैपेसिटर, अगर आप बात करिएगा फॉर रिजल्टिंग कैपेसिटर के लिए, तो रिजल्टिंग कैपेसिटर के लिए जब आप बात करिएगा तो रिजल्टिंग कैपेसिटर के लिए C इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q बाय V, और यहाँ से आपको V इक्वल टू निकल के आएगा कितना, V इक्वल टू निकल के आएगा कितना, Q बाय C। अब यहाँ से V1 V2 V3 और V का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, ठीक ना। अब इसमें क्या करिए आप, यहाँ से V का, V1 का, V2 का और V3 का वैल्यू पुट करिए। इसको मान लो क्या, इक्वेशन 1। अब क्या कर रहे हैं, क्या कि पुट द वैल्यू ऑफ V, V1 V2 एंड V3 इन इक्वेशन 1। पहले वाले इक्वेशन में वैल्यू सबका पुट कर रहे हैं, तो V के जगह पर क्या लिखेंगे, Q बाय, V1 के जगह पर क्या लिखेंगे, V2 के जगह पर क्या लिखेंगे, V3 के जगह पर क्या लिखेंगे। इतना समझ में आ रहा है, इतना समझ में आ रहा है। तो देखिए, तो ये Q बाई C इक्वल टू, इसमें से Q कॉमन कर लीजिए, तो 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। ये Q से ये Q कट भी जाएगा, तो बचेगा कितना, 1 बाई C इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। अरे सर, ये तो कहीं पर देखा देखा सा लग रहा है सर, ये तो लग रहा है कि रजिस्टर में ऐसा ही एक टर्म हम लोग पढ़े थे, लेकिन ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसा होता था। कैपेसिटर में ये किस में हो रहा है, रेसिप्रोकल का सम कैपेसिटर में सीरीज में हो रहा है। बात समझ में आया कि नहीं आया, बात समझ में आया कि आपको बस याद इतना रखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए जो चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर रहेगा वो सेम रहेगा, लेकिन पोटेंशियल ऑन ईच कैपेसिटर जो रहेगा वो क्या रहेगा, बराबर रहेगा, डिफरेंट रहेगा। और सारे पोटेंशियल का सम टोटल पोटेंशियल के बराबर में हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया, बात समझ में आया। अब देखो कि अगर इसी में क्या कह दे तुमको, अगर इसी में तुमको कह दे क्या, अगर इसी में कह दे क्या कि दो ही कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, एक का कैपेसिटेंस C1 और एक का कैपेसिटेंस C2, और ये दोनों जुड़ा हुआ है एक बैटरी से जिसका पोटेंशियल है कितना, जिसका पोटेंशियल है V, ये प्लस ये माइनस, ये C1 और ये C2, ठीक है। तो आपको कहेगा क्या कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो, आपको कहेगा क्या कि फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, बताओ कि इस दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। तो अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का बात करोगे भाई सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में अभी क्या पढ़े हो, 1 बाई C इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई, पढ़े हो ना यही फॉर्मूला। अब एलसीएम लीजिएगा तो 1 बाई C इक्वल टू कितना आएगा, C1 C2 और इधर C2 प्लस C1, इधर पलटेंगे तो C हो जाएगा और इधर पलटेंगे तो C1 C2 बाई C1 प्लस C2 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, याद रखना है दोनों का प्रोडक्ट भाई दोनों का सम सीरीज में रहे दो तब। अगर इसी में क्या रहे, इफ C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C रहे, अगर दोनों कैपेसिटर क्या रहे, बराबर रहे, तो बराबर कैपेसिटेंस का रहेगा, तब जो C इक्विवेलेंट लिखोगे, तब जो तुम C इक्विवेलेंट लिखोगे वो C स्क्वायर बाई कितना, C प्लस C कितना 2C, एक C से ये चला जाएगा, बचेगा कितना C बाई। ये सब रिजल्ट क्या करना है, याद रखना है। मेरे ख्याल से सीरीज कॉम्बिनेशन समझ में आ गया होगा। अब एक अगला कॉम्बिनेशन है जो है क्या,
पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो देखिए इसमें कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, बहुत आसान चीज है, बस आप रिजल्ट याद रखिए। और जैसे आप रजिस्टर का प्रॉब्लम सॉल्व करते थे ना, सर्किट सॉल्व करते थे, ऐसे आपको यहाँ कैपेसिटर का भी सर्किट सॉल्व करना है। आप जा करके अपने नोट्स में देखिएगा, जो ग्रुप में गया है सबसे नीचे पलट दीजिएगा, तो सबसे नीचे आप देखिएगा कि सर्किट, बहुत बड़ा बड़ा सर्किट उसमें बना हुआ होगा। और बहुत बड़े बड़े सर्किट को हम लोगों को कैसे सॉल्व करना है, ये अगले 2-3 दिन में हम लोग वही सीखेंगे। आपको अभी बोल रहे थे ना कि आधा सर्किट में हम भर दिए इधर कोयला, इधर भर दिए कुछ भी और प्लास्टिक, तो कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, वो सारा आपको यही आना चाहिए। मान लो कि ये 3 कैपेसिटर हम मान लो कि बनाए, ऐसे मान लो बनाए, एक कैपेसिटर है अपने पास ऐसा, और इस कैपेसिटर को हम क्या किए, 3 पोर्शन में भर दिए। 3 पोर्शन में भर दिए, मान लो इधर भर दिए कुछ, इधर भर दिए कुछ, और इसमें भर दिए कुछ। मान लो देखो इधर क्या भर दिए, इधर भर दिए मान लो क्या, प्लास्टिक ε1 जिसका रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। इधर कोई दूसरा मटेरियल भर दिया जिसका ε2 परमिटिविटी, और इधर कोई तीसरा भर दिया जिसका परमिटिविटी ε3। मान लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 K2 और K3। तो अगर इस पहले कैपेसिटर का डिस्टेंस d था, तो अब ये वाला जो डिस्टेंस हो जाएगा ये d/3, ये भी कितना हो जाएगा d/3, और ये भी कितना हो जाएगा d/। अब इस तीनों को अलग अलग कैपेसिटर मान लो, तो देखो तीनों सीरीज में लगा हुआ है, तीनों का कैपेसिटेंस निकाल लोगे, क्यों कि जितना एरिया उसका इतना ही एरिया इसका, उतना ही एरिया इसका इतना ही एरिया उसका। अब कैपेसिटेंस एक का निकलेगा, और 3 सीरीज में है, जोड़ देंगे तो टोटल कैपेसिटेंस निकल जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो अलग अलग तरह का मटेरियल भरेंगे तो ये कहोगे सर आप तो ऐसे भर लिए, हम इतना में चाहते हैं ऊपर कुछ और भरें, बीच में कुछ और भरें या नीचे कुछ। देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन दिखेगा वो, ठीक ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन दिखेगा वो सब चीज आगे पढ़ाएंगे। अभी अभी बस हम तुमको नॉलेज दे दिए हैं कि ऐसे ही डील करना है सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट से इन सब चीजों को, ठीक है। अब देखिए अगला कॉम्बिनेशन देखते हैं हम लोग, क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगला कॉम्बिनेशन है अपना क्या, अगला कॉम्बिनेशन है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखिए क्या करेगा, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखो कि अपने पास जो 3 कैपेसिटर है, वो 3 कैपेसिटर हैं, पहला ये रहा, दूसरा तुम्हारा ये रहा, और तीसरा ये रहा। इस तीनों का अलग अलग टर्मिनल है, ये इसका, ये इसका, और ये इसका। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या कह रहा है कि तुम्हारे पास जितने भी कैपेसिटर है उस सारे के एक टर्मिनल को एक जगह जोड़ दो और दूसरे टर्मिनल को दूसरे जगह जोड़ दो। जैसे आदमी कुश्ती लड़ता है तो हाथ से हाथ मिलाया ना, एक हाथ तुम्हारे एक साइड, दूसरा हाथ तुम्हारे दूसरे हाथ, तो दोनों आदमी पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो। लेकिन अगर ऐसे हाथ पकड़ के खड़ा है बगल में तो सीरीज कॉम्बिनेशन में। किसी को हक किए हो, किसको, हाँ छोटी वाली को, छोटी वाली को कि बड़ी वाली को, अरे तुमको पता नहीं है यार, उससे पूछो पीछे हंस रहा है लड़का, उससे पूछो मम्मी कितने तरह की होती है, वो बताएगा। सुनो तो क्या होता है भाई, एक हाथ इधर, सुनिए पॉइंट पढ़ाइए। मान लीजिए क्या कि हम कैपेसिटर है, तो मेरा एक टर्मिनल ये, एक टर्मिनल ये, और किसी से अगर दूसरे हाथ मेरे सामने आके खड़ा हो जाए, एक हाथ ऐसे फंसाए और एक हाथ ऐसे फंसाए, तो एक कॉम्बिनेशन हुआ। तो ये कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। मतलब सारे एक टर्मिनल को क्या करना है, एक जगह पे जोड़ देना है, और सारे दूसरे टर्मिनल को क्या करना है, एक दूसरे जगह पे जोड़ देना है। इस तरह से जो आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा, इस कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। इस सारे का एक टर्मिनल एक जगह जुड़ा हुआ है और दूसरा टर्मिनल दूसरी जगह पे जुड़ा हुआ है। अब देखो कि अगर हम इसको क्या करें, एक बैटरी से जोड़ दें, अगर हम इसको क्या करें, एक बैटरी से जोड़ दें, और इस बैटरी का पोटेंशियल मान लो कितना, V। तो अब देख लो कि तुमको तो पता है कि 2 पॉइंट, इस पॉइंट को A बोले और इस पॉइंट को अगर B बोले, तो ये तीनों कैपेसिटर 2 फिक्स पॉइंट के बीच में, A और B के बीच में है, और 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। कहोगे सर ऐसा कैसे, तो यहाँ से चल के जाएंगे तो इधर पुलिस चौकी है, तो इधर से जाने का रास्ता है, इधर से भी जाने का रास्ता, मतलब यहाँ पर हम पोटेंशियल बदलने
नहीं देंगे। तो भाई साहब यहाँ पर पोटेंशियल भी है, इसका मतलब यहाँ पर भी पोटेंशियल कितना रहेगा, यहाँ पर भी कितना रहेगा। इस तीनों कैपेसिटर का कैपेसिटेंस अलग अलग था, इसका C1, इसका C2 और इसका C3। लेकिन इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में मान लो यहाँ से Q चार्ज लेके चले, तो यहाँ पर जब आएगा तो चार्ज तीनों रास्तों में क्या होगा, बट जाएगा। तो बट जाएगा तो मान लीजिए इधर से जो चार्ज आया, ये आया यहाँ पर +Q1 और यहाँ पर आया माइनस, यहाँ पर आया +Q2 और यहाँ पर आया माइनस, और यहाँ पर आया +Q3 और यहाँ पर आया -Q3। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो है तो हर कैपेसिटर का पोटेंशियल इक्वल होता है, लेकिन चार्ज हर पर क्या होता है, अलग अलग। अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से सोचिए कि अगर इस सारे चार्ज को हम जोड़ दें तो यहाँ से टोटल जितना चार्ज निकला था उतना निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, चार्ज टोटल कंजर्व रहेगा। तो आप हमेशा यही बात याद रखेंगे क्या, कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है, ठीक ना, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, तो पोटेंशियल जो होगा, पोटेंशियल ऑफ ईच कैपेसिटर, हर एक कैपेसिटर का जो पोटेंशियल रहेगा बी सेम। हर पोटेंशियल का हर कैपेसिटर का पोटेंशियल क्या होगा, सेम। लेकिन अगर बात करें हम लोग, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर भी डिफरेंट। क्या होगा, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, हर एक कैपेसिटर पर क्या होगा, चार्ज जो है कितना होगा, बी डिफरेंट। हर एक कैपेसिटर पर चार्ज आपका डिफरेंट होगा। लेकिन जो टोटल चार्ज होगा, लेकिन जो टोटल चार्ज होगा वो होगा बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल चार्जेस, हर एक चार्ज का सम के बराबर में होगा। मतलब क्या, कि अगर टोटल चार्ज Q है तो Q बराबर Q1 + Q2 + Q3 के बराबर में होगा, और इसी को आप मान के चलिए क्या, इक्वेशन। बात समझ में आ रही है। अब मान लो कि इस तीनों कैपेसिटर को मिला करके एक कैपेसिटर बना कुछ ऐसा, जिस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C और इसका पोटेंशियल कितना V, इस पे चार्ज +Q और इस पे चार्ज -Q। तो देखो अगर पहले वाले कैपेसिटर के लिए लिखोगे तो पहले वाले कैपेसिटर के लिए क्या लिखोगे भाई, C1 = Q1 कितना, क्योंकि पहले वाले कैपेसिटर पे चार्ज कितना है, Q1, और पोटेंशियल कितना है। तो यहाँ से C1 = क्या लिखिएगा, Q1/V। दूसरे वाले कैपेसिटर के लिए आप देखिए, यहाँ से आप देखिए कि अगर आप Q1 चाहेंगे तो Q1 = कितना लिखेंगे, C1 लिखेंगे कि नहीं। अगर आप दूसरे कैपेसिटर के लिए लिखिएगा C2, तो C2 पे चार्ज है Q2 और पोटेंशियल है कितना। यहाँ से आप देखिए कि Q2 बराबर कितना लिखिएगा, C2V। अगर आप C3 लिखना चाहेंगे तो क्या लिखिएगा, Q3/। यहाँ से आप देखिए कि Q3 कितना लिखिएगा, C3V, है ना। अगर आप C लिखना चाहिएगा तो कितना लिखिएगा, Q/V। इक्विवेलेंट कैपेसिटर के लिए देखिए, अगर आप C लिखना चाहिए तो कितना लिखिएगा, Q/V। तो भाई साहब यहाँ से देखो कि हम लोग Q = क्या लिखेंगे, C भी लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। अब क्या करना है, तो इस सारे वैल्यूज को क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ Q, Q1, Q2 एंड Q3 इन इक्वेशन किसमें, 1 में। इक्वेशन 1 क्या है भाई, तो Q = है Q1 + Q2 + Q3, यही तो है इक्वेशन 1। टोटल चार्ज सारे चार्ज के सम के बराबर में। अब यहाँ से सबका वैल्यू डालो, तो Q1 का वैल्यू कितना, Q का वैल्यू कितना है, C भी, Q1 का वैल्यू कितना है, Q2 का वैल्यू कितना है, और Q3 का वैल्यू कितना है। देखिए C भी बराबर सब में से V कॉमन, C1 + C2 + C3, V से भी गया और बचा क्या, C = C1 + C2 + C3, किसके लिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। सर रजिस्टर में तो ये चीज़ सीरीज में होता था, तो आप याद रखिएगा ऐसे कि सीरीज में जो होता है रजिस्टर में, कैपेसिटर में वो होता है पैरेलल में। मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन का उल्टा चलता है कौन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। बात समझ में आ रहा है।
अब देखो कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है तीन कैपेसिटर, जैसे मान लीजिए कि एक कैपेसिटर है ये, एक कैपेसिटर है ये, और एक कैपेसिटर है ये। इस तीनों का कैपेसिटेंस है 1 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड और 3 माइक्रोफैराड। तो ध्यान से देखिएगा कि अगर इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सी लिखना है हमको, तो सी लिखना है तो कितना लिखेंगे, 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 लिखेंगे कि नहीं। तो 1/c निकल के आएगा कितना यहाँ से, 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 1/c इक्वल टू 6 आ जाएगा। ये हो जाएगा 6 प्लस 3 प्लस 2, 6 3 9 2 11/6। तो 1/c इक्वल टू आया 11/6, यानी कि c इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6/11, 1 से कम है। तो देखो हर कैपेसिटर से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या है, कम है। ये इतना माइक्रोफैराड आएगा, 1 से भी कम, 2 से भी कम और 3 से भी कम। तो आप यहाँ पर एक रिजल्ट करके ये लिखेंगे क्या कि पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है वो हर एक कैपेसिटेंस से कम होता है, ठीक ना। तो आप क्या लिखिएगा यहाँ पर कि इन पैरेलल, सीरीज में ना बात कर रहे हैं, इन सीरीज में बात कर रहे हैं, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन द equivalent capacitance, the equivalent capacitance is less than each individual capacitance, each individual कैपेसिटेंस की, हर एक इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से क्या होता है, इसका कैपेसिटेंस कम होता है। जो नेट कैपेसिटेंस आ रहा है वो हर इंडिविजुअल से कितना आ रहा है, कम आ रहा है। ये चीज याद रखना है किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन में। और अगर यही बात हम लोग करें पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो मान लो कि दो कैपेसिटर है, एक दूसरे से पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। ये मान लो ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, मान लो 3 माइक्रोफैराड का, और ये मान लो कितने का, 6 माइक्रोफैराड। ये मान लो कितने का, 6 माइक्रोफैराड का। तो इसमें अगर सी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, C1 प्लस C2 लिखेंगे, यानी कि सी हो जाएगा कितना, 3 और प्लस 6 माइक्रोफैराड का, जिसको आप कितना लिखिएगा, 9 माइक्रोफैराड। ये देखिए कि दोनों से ज्यादा है, ये क्या है, दोनों से ज्यादा है। तो आप यहाँ पर क्या रिजल्ट लिखिएगा कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो होगा वो क्या होगा, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, the equivalent capacitance is, the capacitance is more than each individual कैपेसिटेंस की, हर एक इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से क्या होता है, इसका वैल्यू बराबर होता नहीं है, बड़ा वैल्यू होता है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा पैरेलल में वो 3 से भी बड़ा और 6 से भी बड़ा, हमेशा सबसे बड़ा आएगा, और सीरीज में जो आएगा वो सबसे छोटा आएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मेरे ख्याल से आज जितना भी पढ़ाया गया उतना समझ में आया है कि नहीं आया है, हाँ? अगर इतना बात आपको समझ में आ गया है तो आज इतना ही पर रहने दीजिए। और जैसे जैसे हम लोग रेजिस्टेंस का सवाल करते थे ना सर्किट सॉल्व करने का, वैसे वैसे ही अब कैपेसिटर के नेटवर्क का क्वेश्चन करेंगे, जिसमें फाइनाइट कैपेसिटर लगा होगा, इनफाइनाइट कैपेसिटर लगा होगा, बहुत सारा सर्किट होगा जो सॉल्व करेंगे। लेकिन पहले आप लोग इतना पढ़ के आएंगे, तब अब मान के चलिए आप कि आपका ये भी चैप्टर खत्म हो गया। बस 2-3 दिन हम लोग सवाल का प्रैक्टिस करते करते काम खत्म कर लेंगे। समझ में आया? तो तुमको बोले थे ऐसे अगर मटेरियल भरेंगे तो सीरीज में जाएगा, अगर ऐसे मटेरियल भरे तो पैरेलल में आएगा। सेवा समाप्त। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन करके देखेंगे, काफी आज के लिए।